तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी सही होंगे। जीव विज्ञान क्लास 10th लेसन 2 श्वसन अति लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर किया जाएगा। इसके पहले लेसन 1 यानी कि जो कि जैव प्रक्रम है उस लेसन का अति लघु लघु और दीर्घ दोनों करवा तीनों क्वेश्चन करवा दिया गया। ठीक है ना। यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं एजुकेशन क्लासेज 7857 पे, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए टाइम लॉस ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जो भी नया क्वेश्चन हो, जो भी नया अपडेट हो, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज लेसन 2 किया जाएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले जान लीजिए कि जैव प्रक्रम में, देखिए जैव प्रक्रम में कौन कौन सा लेसन आता है, याद रखिएगा। जैव प्रक्रम में कौन कौन सा लेसन आता है। तो हमने लेसन 1 कर लिया था, पोषण। अब ये मत सोचिएगा जैव प्रक्रम जो होता है सिर्फ एक ही लेसन, नहीं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है और जनन आता है। जैव प्रक्रम का अर्थ होता है जिनके द्वारा क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी कि शॉर्ट टाइप में एक आंसर है, आप इसको समझने के तौर पे समझ सकते हैं। एग्जाम में इतना शॉर्ट आंसर को ना लिखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा जैव प्रक्रम में कितने लेसन होते हैं, तो 5 लेसन हैं। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन, ठीक है ना। यह सब जीवों से ही संबंधित है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न लिखा है कि 2 जैव प्रक्रम यानी कि श्वसन, यानी कि जैव प्रक्रम का दूसरा हिस्सा क्या है, श्वसन। प्रथम हिस्सा क्या है जैव प्रक्रम का, तो पोषण था, ठीक है ना। प्रथम हिस्सा क्या था, पोषण था। द्वितीय हिस्सा क्या है जैव प्रक्रम का, श्वसन है। उसी प्रकार तृतीय हिस्सा क्या है, परिवहन। चतुर्थ हिस्सा क्या है जैव प्रक्रम का, उत्सर्जन। और पंचम हिस्सा क्या है, पंचम का अर्थ होता है पांचवा हिस्सा क्या है, पांचवा हिस्सा जैव प्रक्रम का क्या है, जनन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। यानी कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा किसके अनुपस्थिति में, देखिए अनुपस्थिति का अर्थ होता है जिसमें कोई चीज़ ना हो, यानी कोई चीज़ हो ही ना, यानी कि ऑब्सेंट कह सकते हैं। अनुपस्थित का इंग्लिश होता है ऑब्सेंट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। देखिए आपने जब लेसन को पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि देखिए जीवों के कोशिका के अंदर श्वसन 2 तरह से होते हैं, वायवीय और अवायवीय। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उसे कहेंगे वायवीय। एक होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उसे कहते हैं अवायवीय। याद रखिएगा दोनों अभिक्रिया में, यानी कि दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। एक में होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे कहते हैं अवायवीय, और एक में जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे कहते हैं वायवीय। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, तो अवायवीय कहेंगे, ठीक है ना। अवायवीय श्वसन कहेंगे। देखिए सेम उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का, चूँकि ऊपर क्या था, ऊपर था अनुपस्थिति, नीचे क्या है उपस्थिति, तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा उसे अवायवीय, और जिसमें ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उसे कहेंगे वायवीय श्वसन। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहते हैं। जब क्या होता है जैव कोशिका में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक को क्या कहते हैं, तो जैव ऊर्जा कहते हैं। यानी कि समझिए कि जब जैव कोशिका में क्या होगा रासायनिक ऊर्जा का वाहक क्या कहलाते हैं, एटीपी। एटीपी जो होता है हमारे कोशिकाओं में क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहता है और समय समय पे शरीर को वितरित होते रहते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। आगे लिखा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर। लिखा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कि संपूर्ण श्वसन क्रिया को 2 प्रमुख चरणों का नाम क्या है। देखिए श्वसन जो होता है ना उसमें प्रमुख 2 चरण होते हैं।
एक होता है प्रश्वास, एक होता है उच्छ्वास। प्रश्वास का अर्थ होता है सांस को लेना और उच्छ्वास का अर्थ क्या होता है, सांस को छोड़ना। यही होता है, 2 चरणों में होता है। लिखा है जीवों के लिए श्वसन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, यानी कोई भी जीव है, हम हैं या आप है या जानवर है, उन सभी जीवों को श्वसन क्यों जरूरी है। तो क्या लिखा है, ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए क्या होता है, श्वसन की आवश्यकता होता है। क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा तो मिलेगा नहीं। ऊर्जा के अलावा भी हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना आपको। तो ये चीज़ याद रखिएगा आपको। तो जीवों को क्या चाहिए, वो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिना श्वसन से क्या होता है, शरीर में कोशिकाओं तो ऑक्सीजन पहुंचता है और ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न अक्सर इनका संबंध कहाँ से होता है, ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। इसका संबंध सब्जेक्टिव से मत रखिएगा। श्वसन की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में क्या मुक्त होता है ना, तो श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलता है, जल और क्या ऊर्जा निकलता है। जब श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है, जब श्वसन की क्रिया एकदम हो जाती है तो उसके बाद क्या बनता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। जल की जो अधिक मात्रा होती है वो शरीर से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ऊर्जा की मात्रा हमारे शरीर के अंदर संचित रहती है। कार्बन भी क्या शरीर से बाहर निकल जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि श्वसन के 2 चरणों को किस आधार पर बांटा गया है। तो लिखा है ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के आधार पर क्या हुआ, बांटा गया। याद रखिएगा, श्वसन 2 होता है, 2 चरणों में होता है। वायवीय यानी कि जिसमें ऑक्सीजन हो तो उसे कहेंगे क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति। और अवायवीय जिसमें ऑक्सीजन न हो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। आगे लिखा है यहाँ पे कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो लिखा है कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की क्या हो, अनुपस्थिति में। मैंने कितना बार इस बात बता चुका हूँ आपसे अभी जस्ट चिल्ला करके। ऑक्सीजन जो होता है जिसमें ऑक्सीजन न हो, जिस श्वसन में ऑक्सीजन नहीं हो, उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। आगे लिखा है वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। तो लिखा है कि वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की क्या हो, उपस्थिति में हो। वायवीय श्वसन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा है 11 नंबर के, पाइरुवेट का पूर्व ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। यानी पाइरुवेट जो होते हैं ना, उसका कह रहा है कि पूर्व ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। तो लिखा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में 3रे चरण में होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इसमें होता है, जब पाइरुवेट का ऑक्सीकरण होता है ना तो उसमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन किस चरण में होता है, 3रे चरण में होता है। आगे क्वेश्चन लिखा है इसमें कि पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। पौधे जो होते हैं ना उसमें गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है, किस हिस्से से होता है। तो लिखा है रंध्रों से, कमवात रंध्रों से, कमांतरकोशिकीय स्थानों से। 3 गो चीज़ होते हैं पौधे के अंदर जिनसे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होते रहते हैं। और चूँकि जानते हैं कभी कभी क्या होता है, पेड़ पौधा का, चूँकि जानते हैं आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे में क्या होता है, पत्तियाँ होते हैं, पत्तियों से श्वसन करते हैं। लेकिन कभी एक ऐसा मौसम आता है जिसे पतझड़ का मौसम कहते हैं, उस समय क्या होता है, पेड़ पौधों का सारा पत्तियाँ गिर जाती है। तो क्या उस समय पेड़ पौधा मर थोड़ी ना जाएंगे। तो उस समय भी क्या करते हैं, पेड़ पौधा श्वसन करते हैं, वात रंध्रों से या अंतरकोशिकीय स्थानों से करते रहते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि पौधे में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। पौधों में गैसों का विनिमय होता है विसरण क्रिया से। आगे लिखा अमीबा तथा पैरामेसियम में श्वसन किस शरीर की कौन सी संरचना से होती है। तो लिखिए, देखिए अमीबा और होता है ना पैरामेसियम, उसमें श्वसन किससे होता है, कोशिका झिल्ली से होता है। किस क्रिया से हो, विसरण से। देखिए पेड़ पौधों के अंदर भी क्या होता है, विसरण क्रिया से भी श्वसन हो रहा था। और अमीबा पैरामेसियम में विसरण क्रिया से होता है, लेकिन किससे होता है, कोशिका झिल्ली से होता है। लिखा है कि मछली के श्वसन अंग का नाम लिखिए। मछली में श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है, गिल्स से सांस लेती है। आगे क्या लिखा है 16 नंबर के स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखे। तो स्थलीय कीट होता है ना, कीट में क्या होता है, ट्रैकिया होता है, और मनुष्य में क्या होता है, फेफड़ा होता है। ये दोनों से श्वसन करते हैं। कीट अपना ट्रैकिया से करता है, मनुष्य अपना फेफड़ा से करता है। चूँकि दोनों का नाम पूछे हैं, दोनों का दोनों आंसर होगा ना। आगे लिखा है यहाँ पे स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन
का प्रकार क्या कहलाता है? तो श्वसन जो होते हैं वायवीय श्वसन करते हैं। कौन? कीट जो होते हैं हमेशा वायवीय श्वसन करते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा है वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों का नाम लिखिए जिनमें श्वसन केवल फेफड़ा से होता है। तो वर्टिब्रेटा जो वर्ग के होते हैं जंतु, उसमें दो को पूछा है, तो उसमें कौन कौन से होंगे जिसमें फेफड़ा से श्वसन होगा? एवीज होगा और मैमेलिया होगा। दो को जीव पूछा है, दो का आंसर हो गया। आगे लिखा है यहाँ पे कि मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त महत्वपूर्ण अंगों का नाम लिखिए। मनुष्य में कौन कौन से श्वसन क्रिया के अंग होते हैं? तो पहला लिखा है क्या? नासिका छिद्र, नाक के जो होल होते हैं ना, फिर लैरिंग्स होता है, फिर ट्रैकिया होता है, फिर क्या होता है? ट्रैकिया जो होता है ना, पतला से गया होता है, उसी को ट्रैकिया कहते हैं। हमारा जो होता है ना मुख गुहार से होता है ना, मुख गुहा से होते हुए फेफड़ा में जुड़ा होता है, उसे ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया होता है और फेफड़ा होता है, ठीक है ना, याद रखिए। लास्ट में हवा जो होता है फेफड़े में ही जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो प्रक्रियाओं में पूरा होता है? फेफड़ा जो होते हैं ना, फेफड़ा जो होते हैं करेंगे, फेफड़ा द्वारा श्वसन जो होता है किन दो प्रक्रियाओं से क्या होता है? पूरा होता है। तो लिखा है प्रश्वास और क्या चीज़? उच्छ्वास। तो मैंने अभी बताया था प्रश्वास का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? जब सांस अंदर चला जाता है क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना, तो वही दोनों क्रियाओं में क्या होता है? एक श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। आगे लिखा है यहाँ पे, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? जब भोजन पच जाता है ना, तो उससे ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो ऑक्सीकरण से होता है। क्या वो? ऑक्सीकरण से, ठीक है। 22 नंबर है कि ईस्ट में पाइरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? किण्वन विधि से बनता है। ईस्ट जो होते हैं ना, उसमें पाइरुवेट से क्या बनता है? ईस्ट में क्या होता है? पाइरुवेट से बनता है इथेनॉल। करे किस क्रिया से बनता है पाइरुवेट से इथेनॉल? आंसर किण्वन विधि द्वारा बनता है। आगे क्वेश्चन दिया यहाँ पे, ज़्यादा चलने के बाद या ज़्यादा दौड़ने के बाद, देखिए कभी कभी क्या होता है, दौड़ते हैं ना हम लोग, तो वही का ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशिया में क्रैम्प यानी कि ऐंठन यानी कि दर्द हो सकता है। अब क्रैम्प का अर्थ होता है ऐंठन, दर्द। किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है? जब हम कभी कभी ना होते हैं एक दौड़ने लगते हैं, रनिंग करने लगते हैं, तो उससे रात में क्या होता है या दिन में भी पैर में दर्द होने लगती है, या एकाएक क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा भारी चीज़ उठा लेते हैं, वेट उठा लेते हैं हाथ से, या जिम उम करते हैं ना लोग अक्सर, तो फर्स्ट दिन सेकेंड दिन तक क्या होगा? बॉडी के अंदर ये दर्द फील होगा। किसकी वजह से? तो लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है कहाँ? मांसपेशियों में उत्पन्न होता है, इसीलिए दर्द होने लगता है। आगे लिखा है कि ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? स्वर यंत्र में। ग्रसनी जो होती है ना, वो कहाँ खुलती है? कंठ द्वार में। तो कह रहा है कि स्वर यंत्र में खुलती है। स्वर यंत्र मतलब जो हम अभी साउंड बोल रहे हैं ना, ये साउंड जो निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है? स्वर यंत्र से निकल रहा है, यानी साउंड स्वर यंत्र में ही बनता है। लिखा है 25 नंबर के, श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्या समझे कि श्वसन के प्रथम चरण में बने जो, देखिए श्वसन के प्रथम चरण में क्या बनता है? श्वसन के प्रथम चरण में क्या बनता है? तो पाइरुवेट बनता है। पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। आगे लिखा है, प्रत्येक श्वासनी फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बन जाती है? प्रत्येक जो होता है श्वासनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होकर क्या बन जाती है? तो लिखा है कि श्वसनी काय बनती है। क्या बनती है वो? श्वसनी काय बन जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? फेफड़ा आपने देखा है मनुष्य के शरीर में कहाँ स्थित रहता है? तो फेफड़ा स्थित रहता है वक्ष गुहा में। कहाँ स्थित रहता है वो? वक्ष गुहा में स्थित रहता है। आगे लिखा है यहाँ पे कि वक्ष गुहा के पक्ष भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की रचना होती है, वो क्या कहलाती है? आप देखिएगा ना, तो फेफड़ा के नीचे जो होता है ना, कह रहा है कि वक्ष गुहा के पक्ष भाग में अवस्थित एक गुंबज के आकार की रचना क्या कहलाते हैं? तो रचना को कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम ही क्या करता है? जब सांस खींचते हैं ना, तो डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ, यानी कि आकार उसका यू बन जाता है, यानी सीधा यू बन जाता है। हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा देखिए, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में डालिएगा तो नीचे की तरफ फैलता है,
जब हम सांस खींचते हैं फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा जब फैलता है ना तो डायफ्राम क्या होता है, सीधा यू की तरफ बन जाता है। कैसे मतलब सीधा यू की तरफ बन जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, उल्टा यू, यानी कि डायफ्राम का काम होता है क्या, फेफड़ा को ऊपर की तरफ धक्का देकर CO2 को बाहर, यानी कि वैसे गैसों को बाहर निकाल जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो वक्षगुहा के पश्च भाग में अवस्थित होता है गुंबद के आकार का, उसे क्या कहते हैं, उसे डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। डायफ्राम जब यानी कि समझिए यू के आकार होगा ना, तो यू के आकार कब होता है, जब हम सांस को लेते हैं तब होता है। अब गुंबद देखे होंगे आप लोग मंदिर मस्जिद का, तो गुंबद के आकार कब होता है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तब फेफड़ा को धक्का देकर बाहर गैसों को निकालने में मदद करती है। लिखा है कि हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, तो लिखा है हीमोग्लोबिन रक्त के लाल रक्त कणिकाओं में होता है, जिसे RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं ना। हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, रक्त के लाल रक्त कणिका में रहता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ब्लड लाल दिखाई देता है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि रक्त से फेफड़ा में आया, रक्त से क्या होता है, रक्त से खून जो ब्लड होता है ना, तो रक्त में देखिए रक्त में होता है खून, तो कह रहा है कि रक्त से यानी खून से फेफड़ा में आया CO2 का बची हवा के साथ निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मैंने अभी बताया था प्रश्वास के अर्थ होता है सांस को लेना, उच्छ्वास के अर्थ होता है क्या, सांस को बाहर छोड़ना। तो चूंकि सांस को क्या करेंगे, हम बाहर छोड़ेंगे ना, तो जब हम क्या करें कि ऑक्सीजन जो होता है ना हमारे ब्लड में जाता है, कहाँ वो ब्लड में जाता है, कोशिका तक जाता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। प्रत्येक कोशिका तक जाएगा ऑक्सीजन। तो जाते जाते क्या होता है, वहाँ पे क्रिया हो जाने के बाद यानी कि वायवीय श्वसन जब हो जाती है तो ऑक्सीजन जो गैस होता है ना वो CO2 में बदल जाता है। क्या बदलता है, CO2 में। चूँकि आपने देखा होगा किसी वाहन में आप मोबिल को डालते हैं तो मोबिल का कलर जो होता है येलो होता है, लेकिन गाड़ी चलने से क्या होता है, मोबिल का कलर क्या होता है, यानी कि वो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक मोबिल जो होता है गाड़ी के लिए यूजफुल नहीं होता है, लाभ उसके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको रखने से। तो लोग क्या करते हैं, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है ब्लड से होते हुए जाएगा कहाँ, हमारे कोशिका तक। तो वहाँ तक जाते जाते क्या होगा, यानी कि रनिंग के वजह से जब ये ऑक्सीजन की क्रिया यानी कि पूर्ण हो जाएगा, यानी कि वायवीय श्वसन संपन्न हो जाएगा ना, तो उस समय क्या होगा, वो CO2 में बदल जाएगा। तो फिर वहाँ से होते हुए जाएगा हृदय के पास। कहाँ जाएगा वो, हृदय के पास। हृदय क्या करेगा, उसको भेजेगा फेफड़ा के पास। फेफड़ा क्या करेगा, उसको डायफ्राम के माध्यम से, यानी डायफ्राम का आकार कैसा होगा, गुंबद की जैसा होगा। तो क्या होगा, और अदर भी गैसें होती है हमारे फेफड़े के अंदर, ठीक है। जब सांस लेते हैं ना तो सांस लेने के समय क्या होता है, बहुत सारे गैसें हमारे मुंह से या नाक के माध्यम से जाती है फेफड़ा में। तो ऑक्सीजन ही क्या होता है, ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड में जाता है, बाकी सब गैस वहाँ पे स्थिर होती है। जितना देर में सांस लेते हैं ना उतना देर में क्या होता है, बहुत सारे गैस जाती है। और हमारे सांस लिए ना तुरंत छोड़े ना तो उस समय तक, यानी छोड़ने के समय तक क्या होता है, हमारे शरीर के दिल से होते हुए फेफड़ा तक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला आता है, उस समय छोड़ देते हैं। ये क्रिया बहुत फास्ट होती है। तो कोई वही करे जो छोड़ते हैं ना वो क्रिया क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं उच्छ्वास कहते हैं। क्वेश्चन लिखे 31 नंबर के श्वासोच्छ्वास का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो फेफड़ा से। कहाँ, तो ये श्वासोच्छ्वास देखिए याद रखिए, श्वासोच्छ्वास के अर्थ होता है सांस लेना और छोड़ना, यानी वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के संपूर्ण भाग को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चाहे कह सकते हैं प्रश्वास उच्छ्वास को क्या कहते हैं। यही समझ लिए, सबसे सिंपल है कि प्रश्वास उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो कहाँ नियंत्रित होता है ये, तो ये नियंत्रित होता है फेफड़ा से। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है। श्वसन जो केंद्र होता है ना वो मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है, तो लिखा है कि पश्च भाग में। चूँकि जानते हैं कि शरीर हमारा जो होता है, माइंड जो होता है, मस्तिष्क जो होता है, अब आगे पढ़िएगा ना, आगे आपको जब मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा तो उसमें बताया जाएगा मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया, अग्र मध्य और पश्च। तो पश्च का काम क्या होता है, पश्च का काम होता है श्वसन संबंधित क्रियाओं को सुचारू रूप से एक्टिव करना यानी चलाना। अब इसके बाद से देखिए ये 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद से हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेसन 2 श्वसन जैव प्रक्रम का दूसरा भाग जो श्वसन है ना उसका लाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देंगे, जो भी आपका डाउट होगा डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है।